Hello, welcome to Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Science by Derrida। इसका पार्ट 2 लेके मैं चला आया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में जो मेन स्ट्रक्चर का कंसेप्ट था और जो हिस्ट्री था जो डेरिडा ने अपने ऐसे में डिस्कस किया है बिफोर द इवेंट ऑफ रप्चर, उसको बढ़िया से डिस्प्ले किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। आई बटन में लिंक है, वो अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देख के आइए। आज पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रप्चर का जो पूरा डिटेल्स डेरिडा ने दिया है कि कैसे एक स्ट्रक्चर में रप्चर होता है, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, डिस्कोर्स क्या होता है, डिसेंटरिंग क्या होता है। ये जो बहुत मेन कंसेप्ट है डेरिडा का, खास करके स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले में उन्होंने जितना भी मेन आइकोनोक्लास्टिक कंसेप्ट दिया है जो चैलेंज करता है स्ट्रक्चरलिज्म का व्यू पॉइंट को, वही चीज़ को लेके आज का पार्ट डिस्कस करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये रप्चर क्या है, ठीक है ना। देखिए, रप्चर यानी कोई चीज़ का ब्रेक डाउन होना, ठीक है, कोई चीज़ टूट जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, ठीक है। कोई चीज़ एक साथ जम करके था, एक चीज़ कोई साथ इंटीग्रेटेड था, उसका इंटीग्रिटी टूट जाना, डिफरेंशिएट हो जाना, इसको हम लोग कहते हैं रप्चर। तो अब रप्चर किस चीज़ में आया है? ये स्ट्रक्चर में आया है। कौन सा स्ट्रक्चर में आया है? द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर या द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। कैसा कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर? जो स्ट्रक्चरलिज्म या जो स्ट्रक्चरलिस्ट हमेशा स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट दिया हुआ करते हैं, जो कि बाइनरी ऑपोजिशन में बेस्ड है, कि हर चीज को, कोई भी कंसेप्ट को या कोई भी थिंग को हम लोग को उसका अपोजिट के साथ या उसका एक म्यूचुअल पेयर के साथ रिलेशन का हिसाब से उसका मीनिंग को समझना है। जैसे गुड बैड, ठीक है, मैन वुमेन, लिविंग नॉन लिविंग, ये हो गया मतलब बाइनरी ऑपोजिशन, कि एक मीनिंग को दूसरा मीनिंग से जो जितना उसका डिफरेंस है ना, उसी से उसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा। तो यही आइडिया को डेरिडा अनमास्क करते हैं। वो बोलते हैं कि कुछ ऐसा इवेंट हुआ है स्ट्रक्चरलिज्म को लेके, जब डीप स्टडी किया जा रहा है, दूसरे दूसरे फिलोसोफर्स का वर्क को भी वो साइड करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीन मेनली वो थिंकर्स का नाम देते हैं जिनका वर्क में ये जो कंसेप्ट है कि स्ट्रक्चर का जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है उसको तोड़ने का नीड उन्होंने बताया है, कि स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, एक फिक्स्ड सोच या नहीं है। और अगर दूसरे तरीके से सोचेंगे, इसका ट्रेडिशनल बाउंड्री को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो ही जो एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ मीनिंग है वो निकल करके आएगा। तो इस इवेंट को वो लोग बोलते हैं रप्चर, यानी द फर्दर डिस्कशंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है, जो डेरिडा बात करते हैं, दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस नहीं, ध्यान से समझिएगा, डिफरेंस। देखिए, इसलिए स्पेलिंग भी मत सोचिएगा कि स्पेलिंग मैंने गलत मतलब लिख दिया है, ये जानबूझ करके ही स्पेलिंग ऐसा ही है, डिफरेंस। अब ऐसा टर्म डेरिडा ने क्यों यूज किया? ठीक है, क्योंकि ये जो उनका कंसेप्ट है डिफरेंस, ये दोनों चीज को एक साथ बताता है। एक है डिफरेंस और एक है डिफरेंट। डिफरेंस यानी आपका जो मतलब एक चीज दूसरा चीज से कितना अलग है, वो होता है डिफरेंस। और डेफरल मतलब होता है डिले होना, पोस्टपोन हो जाना। ठीक है, तो डेरिडा ने बताया है कि एक साइन, ठीक है, साइन यानी एक साउंड इमेज और एक कंसेप्ट का सम्मिश्रण, एक साउंड इमेज और एक कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग कहते हैं साइन। ये साइन का जो कंसेप्ट है वो मेनली स्ट्रक्चरलिज्म का आइडिया से ही आया है, फर्डिनेंड de Saussure का सेमियोटिक से आया है। तो उनका एक क्रिटिसिज्म ये यहाँ पे कर रहे हैं। सॉशॉर ने क्या बताया था कि कोई भी साइन का दो पार्ट रहता है, एक होता है आपका सिग्निफायर और एक होता है सिग्निफाइड। सिग्निफायर यानी जो टेंजिबल फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, वो जो साइन का फॉर्म या साइन का जो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर, जो बाहरी सतह होता है ना, उसको बोला जाता है सिग्निफायर। और उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो मतलब होता है, जो कंसेप्ट या जो आइडिया उसके साथ लिंक रहता है, उसको कहा जाता है सिग्निफाइड। जैसे मान लीजिए, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां लिखा, मैंने क्या लिखा, ROSE, रोज। तो ये जो मैंने चार लेटर के यूज किया, ROSE, रोज, तो ये आप देख पा रहे हैं, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं रोज, ये मैं बोल रहा हूं, तो आपका कान में ये आवाज घुस रहा है, र ओ स, रोज घुस रहा है ना। तो चाहे मैं रोज ऐसा बोल रहा हूं या फिर मैं ROSE, रोज ऐसा लिख रहा हूं, तो वेदर इट इज स्पीच फॉर्म और इट्स रिटन फॉर्म, बोथ इज कंसिडर्ड ए सिग्निफायर। क्यों? क्योंकि ये है एक कॉन्क्रीट फॉर्म, एक टेंजिबल फॉर्म, जिसको हम लोग या तो देख पा रहे हैं या तो सुन पा रहे हैं, एक फिजिकल फॉर्म है। ठीक है ना, ये हो गया सिग्निफायर।
अब सिग्निफाइड क्या है? जैसे ही हम लोग कहीं रोज ये शब्द सुनते हैं या आवाज सुनते हैं या फिर ROAC दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गुलाब, एक फूल, है ना? तो ये जो मतलब इसके साथ लिंक्ड है ना, यही हो गया सिग्निफाइड। तब ROAC रोज हो गया सिग्निफायर, और उसका जो मतलब एक लाल फूल, ठीक है, गुलाब का फूल, वो हो गया, वो जो मीनिंग, जो आइडिया इसके साथ रिलेटेड है, वो हो गया सिग्निफाइड। तो ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिला करके ही एक साइन बनता है, ठीक है। अब डेरिडा ये बता रहे हैं, मतलब सॉशोर का क्या कहना है कि एक सिग्निफायर से हम लोग मीनिंग या वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे, उसी के साथ रिलेटेड जो सिग्निफाइड है उसी को हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक सिग्निफायर हो गया रोज, और इधर एक मैं बता देता हूँ आपको, मान लीजिए लोटस। तो ये जब भी मैं बोल रहा हूँ लोटस, ये जो शब्द है, ये जो आवाज है, या फिर मैं लिख रहा हूँ LOTUS, तो ये भी एक दूसरा सिग्निफायर हो गया, क्योंकि इसको आप देख पा रहे हो, इसको आप सुन पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्क्रीट या टेंजिबल फॉर्म है ना। तो ये हो गया आपका सिग्निफायर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी है कमल का फूल, इसका मतलब एक फूल है। तो वो जो इसका मतलब है ना, कमल का फूल, वो हो गया इसके साथ रिलेटेड आइडिया। जहां भी LOTUS लिखा हुआ रहेगा हम लोग का दिमाग में, वही कमल का फूल ही हम लोग समझेंगे कि अच्छा इसका मतलब कमल का फूल, ठीक है। तो वो हो गया सिग्निफाइड। अब ये जो दो डिफरेंट मैंने सिग्निफायर डाला, ठीक है। अब सौशौर का कहना है कि अगर मुझे रोज ये साइन है या फिर लोटस ये साइन है, अगर इस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है, ये जानना है, तो मुझे इसका सिग्निफाइड पे देखना पड़ेगा। रोज इस साइन का सिग्निफाइड क्या है? एक लाल फूल जिसका नाम है गुलाब। और लोटस ये जो साइन है, इसका सिग्निफाइड क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका आइडिया क्या है कि एक पिंक कलर का या रेड कलर का, व्हाइट कलर का भी होता है फूल, पानी में मिलता है, उसका नाम है कमल, ठीक है। अब मज़ा का बात है, डेरिडा बता रहे हैं कि मीनिंग कभी है ना सिग्निफाइड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर कोई भी साइन का मतलब पता करना है तो हम लोग को एक सिग्निफाइड में देखने से काम नहीं चलेगा। क्यों काम नहीं चलेगा? क्योंकि हम लोगों को कोई फिक्स सिग्निफाइड तो होता ही नहीं है। अरे ये क्या बात कर दिया डेरिडा ने, समझिए ध्यान से। अब मैं इसको लोटस को जगह एक और आपको लिखता हूँ। मान लीजिए रेड फ्लावर, मैंने दो साइन लिखा, एक लिखा मैंने रेड RED, ये जो लिखा है या जो रेड में बोल रहा हूँ, ये हो गया सिग्निफायर। और इसका जो मतलब है लाल रंग, ये हो गया सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर सिग्निफाइड मिला के रेड हो गया एक साइन। फ्लावर भी सेम, FLOWER, या फिर जो फ्लावर मैं बोल रहा हूँ शब्द, ये हो गया सिग्निफायर। और फूल का ये जो मतलब है, ये जो आइडिया है, ये हो गया सिग्निफाइड। तो तब रोज एक साइन हो गया, सिग्निफायर सिग्निफाइड है। रेड भी एक साइन हो गया, इसका भी सिग्निफायर सिग्निफाइड है। और फ्लावर भी एक तीसरा साइन हो गया, इसका सिग्निफायर सिग्निफाइड है। अब डेरिडा जो बता रहे हैं कि अगर मुझे रोज इसका मतलब जानना है तो मैं कहाँ जाऊंगा? मान लीजिए मुझे पता नहीं, ठीक है, कोई नॉन नेटिव स्पीकर है मान लीजिए, जिसका मदर टंग इंग्लिश नहीं है, ठीक है। अब उसको अगर पता करना रहे, ठीक है, तो कहाँ जाएगा? वो डिक्शनरी में जाएगा। डिक्शनरी के वो एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने इस डिफरेंस को समझाने के लिए। डिक्शनरी में जाएगा। अब डिक्शनरी में जा करके जैसे ही वो रोज ढूंढेगा, उसको क्या मिलेगा? रोज का वहां पे क्या मतलब लिखा हुआ होगा, या फिर वहां पे कोई दूसरा वर्ड लिखा हुआ होगा? रोज को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? रेड फ्लावर ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। तो रोज को जैसे ही वो डिक्शनरी में देखा, उसको पता चला कि अरे रोज का मतलब तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन दो और शब्द लिखा है, एक है रेड, एक है फ्लावर। तो एक साइन का मतलब पता करने का चक्कर में उसको बेचारा दो साइन और नया मिल गया। अब क्योंकि वो नॉन नेटिव है, उसको तो मान लीजिए उसको कुछ नहीं पता, अंग्रेजी का उसको कुछ नहीं आता, तो तब तो उसको ना रेड का मतलब पता होगा ना फ्लावर का मतलब पता होगा। अब बेचारा फिर से जाएगा रेड का मतलब पता करने डिक्शनरी में। अब वहां पे भी क्या उसको रेड का मतलब मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसमें उसको एक और दूसरा वर्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रेड मतलब शायद लिखा होगा नेम ऑफ अ कलर, ठीक है। तब ना बेचारे को नेम का मतलब पता है, ना ऑफ का मतलब पता है, ना ए का मतलब पता है, ना कलर का मतलब पता है। तो एक साइन का मतलब निकालने का चक्कर में उसको चार नया साइन मिल गया। अब फ्लावर का, सिमिलरली वो फ्लावर का भी मतलब ढूंढेगा, उसमें भी उसको कुछ कुछ और वर्ड्स मिलेंगे। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वो बेचारा आया था सिर्फ एक साइन रोज इसका मतलब पता करने, लेकिन मतलब एक डेफिनेट मतलब मिलने की जगह उसको तो ढेरों नया नया साइन मिलते जा रहा है, जिसका मतलब उसको पता नहीं। उसमें से हर एक साइन का वो मतलब ढूंढने जा रहा, फिर उसको और नया नया मिल रहा। तो इस तरीके से मीनिंग तो कभी मिल ही नहीं रहा।
आप सोचिए मीनिंग कभी मिल रहा है क्या? मीनिंग तो बस दूर जाता जा रहा है। पहले रोज से वो रेड और फ्लावर तक गया, फिर रेड से वो कलर नेम यहाँ तक गया, फ्लावर से फिर वो पार्ट प्लांट ऑर्गेन यहाँ तक गया, फिर और भी वो एक एक शब्द को भी अगर लेके डिस्कस किया जाए तो और वो दूर जाता जाएगा। तो मीनिंग क्या हो रहा है? डेफर्ड हो रहा, डिले हो रहा, पोस्टपोन हो रहा। ठीक है, इमीडिएटली हम लोग को नहीं मिल रहा। जो सॉशोर का कंसेप्ट है कि इमीडिएटली देखो सिग्निफाइड को पता चल जाएगा, लेकिन डेरिडा यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं कि अरे भैया सिग्निफाइड रहेगा एक फिक्स तब ना देखेंगे। सिग्निफाइड तो कोई बताता ही नहीं है, सब तो सिग्निफायर बताता है ना। ये जो ये रेड है या फ्लावर है, या तो मैं सुनूंगा कहीं से कोई बोल रहा है उससे मैं सुनूंगा, किसी में से मैं पूछूं कोई इंग्लिश से अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोज, तो वो भी तो यही बोलेगा ना, रेड फ्लावर। तो या मैं कान से सुन रहा हूँ या मैं डिक्शनरी में या कहीं बुक में या कहीं पे नेट में देख रहा हूँ, तो वो तो सिग्निफायर। तो एक साइन का पता चलने में सिग्निफाइड की जगह लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिग्निफायर मिल रहा। ये हो गया आपका डिले। तो चलिए डिफरेंस में जो डेफरल वाला पार्ट है वो तो समझ में आ गया। अब भैया डिफरेंस वाला पार्ट क्या है? डिफरेंस वाला पार्ट ये है कि हर साइन को, ये सोशोर का भी थोड़ा उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि साइन है ना, साइन एक आपका को रिलेशन में काम करता है। अब को रिलेशन का मतलब क्या? कि उसका सेम कैटेगरी का जितना भी दूसरा दूसरा मतलब साइन होता है, उसको एलिमिनेट करके वो अपना मतलब को एस्टैब्लिश करता है। नहीं समझ आया ना कुछ? कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि हाउस, एक वर्ड ले लेते हैं हाउस। अब हाउस से रिलेटेड या उससे मतलब आसपास का कुछ सेम तरीके का और क्या हो गया? बिल्डिंग हो गया, ठीक है, मैंशन हो गया, पैलेस हो गया, होटल हो गया, एकोमोडेशन हो गया। डिफरेंट डिफरेंट ये चार पांच अलग अलग हम लोग को साइन मिल गया। एक हाउस एक साइन है और इसी का रिलेटेड कुछ चार पांच साइन और मिल गया। अब हाउस क्या है ये हम लोगों को पता चलता है कि हाउस ये बाकी चार पांच चीज नहीं है। हाउस ना तो होटल है, ना तो आपका पैलेस है, ना तो मैंशन है, ठीक है, ना तो आपका मान लीजिए ऑडिटोरियम है। तो ये सारा चीज नहीं है। तो एक साइन का मतलब हम लोगों को पता चलता है कि वो क्या नहीं है, उस चीज को एक एक करके स्ट्राइक आउट करके। ठीक है ना। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और थोड़ा सा आसान एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। मान लीजिए आपको बताया गया कि डिप्रेस्ड, एक शब्द आपको दिया गया डिप्रेस्ड। अब डिप्रेस्ड का मतलब क्या है? ठीक है ना। अब इसके लिए आपको कुछ रिलेटेड जो इसका मतलब साइंस है वो आपको हटाना पड़ेगा, स्ट्राइक आउट करना पड़ेगा, एक एक करके आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिप्रेस मतलब क्या? हैप्पी होता है? नहीं, हैप्पी नहीं होता। डिप्रेस मतलब चीयरफुल? नहीं, चीयरफुल नहीं होता। डिप्रेस का मतलब क्या? एक्टिव? नहीं, एक्टिव भी नहीं होता। डिप्रेस मतलब क्या? पीसफुल? नहीं भाई, पीसफुल भी नहीं होता। तो जो बंदा ना तो हैप्पी है, ना चीयरफुल है, ना पीसफुल है, ना एक्टिव है, ना उसमें सेटिस्फैक्शन है, तो अब क्या ही बचा रहेगा? बस दुख और गम, यही ना बचा रहा। तो इसी को कहते हैं कि नेगेशन ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, दूसरा दूसरा रिलेटेड चीजों को स्ट्राइक आउट करके उसको डिलीट करके जो अंत में बचा रहेगा वही पता चलता है। तो इसको कहते हैं डिफरेंस। क्यों डिफरेंस? क्योंकि बाकी टर्म्स से आप कितने डिफरेंट हो उस चीज पे डिपेंड करता है आपका मीनिंग। ठीक है ना। गुड, जैसे मैं यहाँ पे बाइनरी ऑपोजिशन भी काफी अच्छा काम करता है। मैं बाइनरी ऑपोजिशन एक आपका पेयर लेके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए गुड बैड, ये दोनों हो गया बाइनरी ऑपोजिशन। अब गुड को अपना मीनिंग या उसको अपना वैल्यू या उसको अपना सिग्निफिकेंस कैसे पता चलेगा कि वो बैड नहीं है? ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड बैड बाय बीइंग, हम लोग बैड को ऐसे समझ सकते हैं कि समथिंग दैट इज नॉट गुड, ठीक है ना। या फिर गुड को हम लोग समझ सकते हैं समथिंग दैट इज नॉट बैड, है ना। तो कोई चीज नहीं है उस हिसाब से हम लोग किसी चीज को समझ रहे हैं। तो ये हो गया डिफरेंस। और डेफरल क्या हो गया कि एक से एक सिग्निफायर से दूसरा सिग्निफायर, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे एंडलेसली ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। कभी हम लोग को कोई सिग्निफाइड एक्चुअली मिलेगा ही नहीं। तो ये है मीनिंग डिराइव करने का एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोसेस। इसी कॉन्सेप्ट को बताया गया है डिफरेंस। समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, डिस्कोर्स। हाँ भैया, अब ये डिस्कोर्स से तो थोड़ा भारी भरकम शब्द है, तो बहुत ही छोटा मोटा शब्द, लेकिन इसका कंसेप्ट काफी क्रिटिकल है। क्योंकि डिस्कोर्स शब्द सिर्फ डेरिडा ने यूज नहीं किया है, ये आपका जो पोस्ट स्ट्रक्चरल मतलब सोशल साइंस या सोशल टर्म है, ठीक है,
उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत क्रिटिकल टर्म है, और उस फील्ड में इसको यूज़ किया है मिशेल फुको ने, ठीक है। जैसे आपका डेरिडा एक बहुत ही पोस्ट स्ट्रक्चरल थिंकर है, वैसे मिशेल फुको भी एक बहुत ही जाने माने पोस्ट स्ट्रक्चरल थिंकर है। उनका मेन ये वर्ड है डिस्कोर्स। और सिर्फ डिस्कोर्स नहीं, अगर आपको याद है पार्ट 1 में मैंने बताया था कि एपिस्टीम, द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, एपिस्टीम वर्ड भी उन्होंने यूज़ किया है। तो यहाँ डेरिडा ने डिस्कोर्स जिस हिसाब से यूज़ किया है, जो मतलब से यूज़ किया है, दैट मीन्स व्यू पॉइंट। अगर मैं एकदम सरल सीधा भाषा में बोलूँ तो व्यू पॉइंट मतलब, जैसे मान लीजिए कोई भी दुनिया में आप कुछ भी चीज़ को एक्सप्लेन करने जाइए, डिटेल्स बताने जाइए, चाहे वो आपका टैंजिबल हो या इंटैंजिबल हो, ठीक है, आप सेंसेस से उसको समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, चाहे वो कॉन्क्रीट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, ठीक है, एनीथिंग, ओके। इंसान हो सकता है, मछली हो सकता है, खाना हो सकता है, आपका दुख सुख, आपका इमोशंस हो सकता है, ठीक है, धर्म हो सकता है, जॉब हो सकता है, एनीथिंग, एनीथिंग, बेसिकली एनीथिंग। उसको देखने का है ना आपका डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखता है। सेम ही चीज, एक ही सेम चीज को एक्सप्लेन करने का या सेम चीज को इंटरप्रेट करने का आपका मल्टीपल पॉसिबल वेज हो सकता है, और वो हर डिफरेंट डिफरेंट वेज अपना एक डिस्टिंक्ट, अपना एक अलग लैंग्वेज या अपना एक अलग सेट्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस लेकर के आता है। यही अलग अलग इंडिविजुअलिस्टिक, यही जो मतलब अनोखा एक एक लैंग्वेज है ना, ये एक एक सोचने का तरीका है, इसी को हम लोग सीधा भाषा में डिस्कोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए एक काफ़ी एक मतलब पॉपुलर एग्जांपल मैं फिर से आपको दे रहा हूँ। एक मान लीजिए ग्लास है, ठीक है ना। अब एक ग्लास में पानी है ना आधा भरा हुआ है, ठीक है। अब इस को देख करके दो आदमी हैं। अब एक आदमी इसको डिस्क्राइब कर रहा है, दिस ग्लास इज हाफ फुल, दूसरा आदमी बोल रहा है दिस ग्लास इज हाफ एम्प्टी। बताइए कौन सही है? सोचिए सोचिए कौन सही है? दोनों सही है ना, क्योंकि एक आदमी देख रहा है कि ग्लास आधा भरा हुआ है पानी से, ठीक है, और दूसरा आदमी देख रहा है कि ग्लास का बाकी आधा हिस्सा खाली है तो सेम ही चीज। ऐसा तो बात नहीं है ना कि जो आदमी आधा भरा बोल रहा हो वो कोई और ग्लास देख रहा, और जो आदमी आधा खाली बोल रहा वो कोई डिफरेंट ग्लास देख रहा। दोनों तो एक ही ग्लास देख रहे हैं, लेकिन एक ही चीज को देखने का बावजूद क्यों तब दोनों डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं। और उससे भी मजेदार बात है कि दोनों डिफरेंट इंटरप्रिटेशन सही भी है और इक्वली सही है। ऐसा नहीं कि हाफ फुल जो है ये थोड़ा कम सही इंटरप्रिटेशन है और हाफ एम्प्टी जो है ये थोड़ा ज्यादा सही इंटरप्रिटेशन है। इक्वली मतलब वैलिड इंटरप्रिटेशंस, लेकिन डिफरेंट। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि एक ही चीज को आप कहीं डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि लैंग्वेज लैंग्वेज इज वर्सटाइल, लैंग्वेज इज डायनामिक, ठीक है। आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, लैंग्वेज कभी भी स्टैटिक नहीं है, लैंग्वेज कभी भी फिक्स्ड नहीं है, लैंग्वेज में हमेशा पॉसिबिलिटीज रहता है। एक ही वर्ड को आप कहीं तरीके से यूज कर सकते हो, एक ही सेंटेंस को आप दो तीन अलग तरीके से बोल सकते हो, मीनिंग वही सेम रख करके। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज हमेशा पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। लैंग्वेज में कभी कोई फिक्स्ड चीज, मतलब लैंग्वेज में भी फिक्स्ड मतलब आपका एलिमेंट है, जैसे ग्रामर का रूल्स है, ठीक है, या फिर कुछ आपका लेक्सिकॉन हो गया, वो सेम है, लेकिन पूरा लैंग्वेज कभी भी स्टैटिक नहीं है। लैंग्वेज हमेशा फ्री फ्लोइंग है, उसमें भी आपका चेंजेस आते रहता है। तो यही कारण है कि कोई भी एक चीज को, ठीक है, अगर हम लोग को डिस्क्राइब करना है या इंटरप्रेट करना है तो किस हिसाब से करेंगे? लैंग्वेज के बेसिस में ही ना करेंगे। तो इसीलिए हम लोग एक ही चीज को कहीं अलग अलग लैंग्वेज से अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। व्यू पॉइंट भी अलग होगा और व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करने का लैंग्वेज भी अलग अलग हो सकता है। यही होगा हो जा रहा है एक एक डिस्कोर्स, ठीक है। अब आप इसको तुलना कीजिए स्ट्रक्चर का साथ, ठीक है। मान लीजिए ये जो लैंग्वेज का मैं बात कर रहा हूँ, डिस्कोर्स का मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या कोई आपका सेंटर है? याद है हम लोग स्ट्रक्चरलिटी ऑफ स्ट्रक्चर और सेंटर एस्केप्स द स्ट्रक्चरलिटी इसका बात किए थे पार्ट 1 में, कि कैसे एक स्ट्रक्चर का जो सेंटर होता है वो पूरा स्ट्रक्चर को मतलब कंट्रोल करता है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर का कोई खूबी कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है ना। सिमिलर तरीके से जो डिस्कोर्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है, क्या वो कोई फिक्स्ड रूल को फॉलो करके चलते हैं? अगर फिक्स्ड रूल को फॉलो करके चलते तो ये कभी होता कि एक ही चीज को दोनों डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन से हम लोग बयां कर सकता है, और वो भी इक्वली सही मायने में। आप ही सोचिए,
हाफ एम्प्टी और हाफ फुल, ये तो आप ऑपोजिट हो गए ना, ये तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो ये कैसे हो सकता है कि सेम ही चीज को हम लोग दोनों विपरीत स्टेटमेंट से मतलब बयां कर सकते हैं, और वो भी एकदम करेक्टली। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि कोई फिक्स्ड सेंटर नहीं है, लैंग्वेज का कोई फिक्स्ड सेंटर नहीं है, लैंग्वेज को यूज करने का कोई फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी मैं ग्रामर का बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं एक तरीके का बता रहा हूँ कि सिर्फ दुनिया में, पूरा दुनिया में बस एक ही तरीका है, यही तरीके में हम लैंग्वेज को यूज करते हैं। नो, वी कैन डू दैट मल्टीपल वेज। ग्रामर का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ग्रामर का यूज तो हाफ फुल भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, हाफ एम्प्टी भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो लैंग्वेज में जितना भी फिक्स्ड मतलब एलिमेंट्स है ना, जो भी है, ग्रामर है या फिर वर्ड्स है, उसको, वो फिक्स्ड एलिमेंट्स को ही आप कहीं तरीके से सजा करके यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका पास 3 बॉल है, ठीक है, एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल, एक येलो बॉल, हुआ ना। अब आपको करना क्या है कि वो तीनों बॉल को एक लाइन में सजाना है। पहले एक बॉल डालना है, उसके पीछे एक दूसरा बॉल डालना है, उसके पीछे तीसरा बॉल डालना है। अब है तो आपके पास 3 ही बॉल, है ना, इससे ज़्यादा प्लान नहीं सकते, लेकिन अरेंजमेंट लेकिन आप कहीं सारा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, रुकिए मैं आपको एक एग्जांपल ही, विजुअल एग्जांपल दिखा देता हूँ, तब बढ़िया से पता चलेगा। मान लीजिए ये एक रेड बॉल, फिर ये एक ब्लू बॉल, फिर ये एक येलो बॉल, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि पहले, जैसे मैंने अभी दिखाया कि पहले रेड रखा, फिर ब्लू रखा, फिर येलो रखा, ये हो गया मेरा पहला अरेंजमेंट। यही सेम चीज़ को यूज़ करके मैं तो दूसरा भी कर सकता हूँ ना। मैं तो पहले येलो रख सकता हूँ, फिर मैं रेड रख सकता हूँ, और फिर मैं ब्लू रख सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं? या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, पहले ब्लू रख दिया, फिर रख दिया मैंने रेड, और फिर रख दिया मैंने येलो। कर सकता हूँ ना। तो ऐसे करके तब मेरे पास एलिमेंट वही है, मैं फिक्स्ड एलिमेंट यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिक्स्ड एलिमेंट को मैं अरेंज अपना तरीके से कर रहा हूँ, ताकि पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। इसी का मैं बात कर रहा हूँ कि लैंग्वेज में भी फिक्स्ड एलिमेंट्स है, लेकिन उसको आप कहीं पॉसिबिलिटीज के साथ अरेंज कर सकते हैं, कहीं पॉसिबिलिटीज के साथ उसको यूज कर सकते हैं, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट बन जाए। और यही पॉसिबिलिटी लैंग्वेज का कोई फिक्स्ड सेंटर होने से उसको रोकता है। यानी कि कोई उसका निर्दिष्ट या कोई सर्टेन जगह पे उसका सारा पावर बंधा हुआ नहीं है। अगर बंधा हुआ रहता तो कभी भी हम लोग अपना फ्रीली इसको, एलिमेंट्स को इधर उधर नहीं कर सकते थे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन लोकस सेंटर। लोकस का मतलब होता है फिक्स्ड प्लेस। सेंटर तो है, लेकिन वो सेंटर कोई फिक्स्ड प्लेस में नहीं है। ठीक है, सेंटर कोई फिक्स्ड प्लेस में नहीं है। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए एक स्टेडियम है, ठीक है। एक स्टेडियम में क्या, बीच में एक ग्राउंड है, ठीक है, मतलब जो फुटबॉल स्टेडियम मान लीजिए या क्रिकेट स्टेडियम मान लीजिए, तो बीच में वो जो हरा ग्राउंड है, और उसका चारों तरफ एकदम ओवल शेप करके दर्शकों का बैठने का सीट है, ठीक है ना। अब ये जो बीच वाला जगह है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लेयर्स खेलते हैं, चाहे क्रिकेट हो या चाहे फुटबॉल हो, ठीक है, प्लेयर्स खेलते हैं। अब प्लेयर्स क्या एक जगह में खड़े हुए रहते हैं, या वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, या मूवमेंट करते रहते हैं ना। तो सेंटर भी ठीक वैसा ही है। सेंटर ऐसा नहीं है कि सेंटर मतलब वही जो ग्राउंड है, ग्राउंड में कुछ प्लेयर जो हैं वो लोग एकदम एक ठाए खड़े रहेंगे, कुछ हिलेंगे चढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा सेंटर नहीं है। प्लेयर्स तो रहेंगे, फिक्स्ड एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन वो फिक्स्ड एलिमेंट्स खुद में हमेशा इंटरचेंज होते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। इसी को डेरिडा ने फ्री प्ले कहा है या इनफिनाइट प्ले कहा है। ठीक है, प्ले इन द सेंस पॉसिबिलिटी, एस्केप फ्रॉम फिक्सिटी, एस्केप फ्रॉम बीइंग एब्सोल्यूट। ठीक है, कोई एक चरम या एक परम या एक अपरिवर्तनीय अवस्था का विरोध वो कर रहे हैं कि कोई सेम स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, सेम पोजीशन नहीं रहेगा, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। तो इसीलिए कोई फिक्स्ड प्लेस सेंटर है ही नहीं। सेंटर एक ऐसा वॉइड है, सेंटर एक ऐसा वैक्यूम है, सेंटर एक ऐसा बाउंड्री लेस अवस्था है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो अपना हिसाब से रैंडमली चेंज होते रहते हैं, अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल पोजीशंस चेंज करते रहते हैं। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज होता रहता है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ प्ले होता रहता है। इसलिए इनफिनाइट प्ले कहा गया। इनफिनाइट यानी अनलिमिटेड। ठीक है,
तो नॉन लो का सेंटर हो गया, इन्फिनाइट लो हो गया, और एक जो बीच में जो छूट गया, एब्सेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड। अब भैया ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड क्या होता है, क्या डिटेड है जी, सिग्निफाइड अकेला कम था क्या, ट्रांसेंडेंटल को भी बुला लिया, चलिए बुला ही लिया तो स्वागत कर लेते हैं। ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड, देखिए ट्रांसेंडेंटल शब्द का यहाँ पे मतलब है एब्सोल्यूट, ठीक है ना। ऐसे ट्रांसेंडेंट का दूसरा भी मतलब होता है, ट्रांसेंड शब्द का मतलब होता है कोई भी चीज को ब्रेक कर जाना, कोई भी बाउंड्री का मतलब परे चल जाना, ठीक है। कोई भी मान लीजिए बाउंड्री है या कोई भी फिक्सिटी है, कोई लिमिट है, उस लिमिट के आगे चल जाना, लिमिट का पार चल जाना, उसको कहते हैं ट्रांसेंड करना। तो ट्रांसेंडेंटल यानी होता है कि सारा आपका उसमें सारा पॉसिबिलिटी का या सारा वेरिएशंस का जो लिमिट है उसको पार करके एकदम सारा पॉसिबिलिटीज, सारा चेंजेस का एकदम ऊपर उठ करके एक फिक्स जगह में बैठ जाना, दैट इज एब्सोल्यूट, अनचेंज्ड, फॉरएवर फिक्स्ड, सिग्निफाइड, मतलब एक एब्सोल्यूट मीनिंग, ठीक है। तो वह एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है, लैंग्वेज में एब्सोल्यूट मीनिंग कह के कुछ नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल फिर से दे रहा हूं, मान लीजिए ये मैं रोज का ही एग्जांपल लेता हूँ, कि अगर रोज को मैं ऐसे यूज करूँ कि आई लव रेड रोज, ठीक है ना, तब तो इसका मतलब आपको पता चला, हाँ रोज का मतलब गुलाबी है, इट्स फाइन। लेकिन इसी को अगर मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा हूँ, ऐसे बोल कि ही रोज लेट इन दैट मॉर्निंग, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने मतलब सुबह में देरी करके गुलाब लाया, नहीं जी। इस रोज का मतलब होगा दैट विल बी द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब राइज, उठना, उठने या वर्ब का पास्ट टेंस हो जाएगा, वो सुबह में लेट करके उठा था। तब आप सोचिए कि सेम, तब रोज शब्द का कोई एब्सोल्यूट मीनिंग कैसे रहा, वो तो जैसे ही मैं उसको डिफरेंट वे में यूज कर रहा हूं, सेम है, मैं सिग्निफायर को नहीं बदल रहा, ROSE रोज, सेम सेम टू सेम, आवाज भी वही है, ठीक है, लिखना भी वही है, लेटर्स भी वही, मैंने सिग्निफायर नहीं बदल रहा हूं। लेकिन सिग्निफायर के साथ, जैसे सौशर ने बोला था कि सिग्निफाइड को देखो, तो अगर सिग्निफाइड को ही देखा जाए तो रोज का सिग्निफाइड क्या है, रोज का सिग्निफाइड है आपका गुलाब। तो यहाँ तो वो काम नहीं कर रहा, मतलब जैसे ही मैं सिचुएशन चेंज कर दूं, जैसे ही मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज करूं, जैसे ही मैं इस साइन का आसपास जो भी चीज है उसको बदल दूं, या फिर साइन का खुद को पोजीशन को बदल दूं, तो जो उसका सिग्निफाइड है वो भी कॉन्टिन्यूअसली बदल जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि रोज को मैं गुलाब के तौर पे ही यूज कर रहा हूं, तो उठने का बाद में उसको वर्ब यूज कर ही नहीं रहा, उसको मैं नाउन के तौर पे ही यूज करूँ, फिर भी वेरिएशन आ सकता है। जैसे मान लीजिए पोइट्री में जैसे रोज यूज होता है, तो हमेशा तो रोज गुलाब का अर्थ में यूज नहीं होता ना, कभी कभी तो मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा पोइट्री में तो ट्रेडिशनल सिंबल का तौर पे रोज का यूज किया जाता है। रोज को किस अर्थ में यूज किया जाता है, लव, प्यार, रोमांस, रिलेशनशिप, ठीक है, मैरिज, कभी कभी तो आपका सेक्सुअल यूनियन के लिहाज से भी रोज को यूज किया जाता है। तो इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग मतलब समझाया जाता है, हालांकि वर्ड यूज किया जाता है रोज। तो अब आप बताइए, अगर आप रोज का एक ही फिक्स्ड सिग्निफाइड रख देंगे तो कैसे आपको लैंग्वेज का सिग्निफिकेंस मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। यही देरिदा बता रहे हैं कि कोई एब्सोल्यूट मीनिंग कह के कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, मीनिंग इज लाइक टेम्पररी, ठीक है, मीनिंग इज एवर चेंजिंग। जैसे मीनिंग जिस कंटेक्स्ट में आपको मतलब कोई वर्ड दिखेगा, उस हिसाब से आपको देन एंड देयर डिटरमाइन करना पड़ेगा उसका मीनिंग क्या है। मैं अगला ही सेकंड में अगर उसको थोड़ा अलग तरीके से यूज कर दूं, तो पहला सिग्निफाइड जो था वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर दूसरा सेकंड में चेंज कर दूं तो फिर से सिग्निफाइड बदल जाएगा, तो वो बदलते रहता है, कोई एब्सोल्यूट सिग्निफाइड नहीं है, कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका पोर्शन में, ओके। डीसेंटरिंग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है डीसेंटरिंग। मैं हालांकि इसको हाईलाइट करना भूल गया था पहले, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहा जाए तो पूरा डेरिडा का एसे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी मैं अगर इसको बोलूँ तो गलत बोलना नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा डीसेंटरिंग मतलब क्या है। डीसेंटरिंग मतलब होता है, सबसे पहले तो एक सेंटर का अस्तित्व है ये समझना, ठीक है। एक सेंटर स्ट्रक्चर में एक सेंटर होता है या एक सेंटर होने का दावा किया जाता है, ये समझना। फिर उस सेंटर को डिस्प्लेस करना, फिर उस सेंटर को डिसइंटीग्रेट करना, या फिर उस सेंटर को मतलब अलग तरीके से उसको देखना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि
एक बाइनरी ऑपोजिशन में आपको देता हूँ। चलिए ले लेते हैं ब्यूटीफुल एंड अगली। ठीक है, ये हो गया आपका बाइनरी ऑपोजिशन ब्यूटीफुल एंड अगली। अब अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड ब्यूटीफुल है या ये जो वर्ड अगली है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो बाइनरी अपोजिशन है, स्ट्रक्चरलिज्म का तौर पे इसका सेंटर क्या है, ठीक है, या इसका जो मतलब एलिवेटेड एलिमेंट है। एक तो बाइनरी अपोजिशन में जो दो एलिमेंट्स रहता है, दोनों ऑप्शन रहता है, दोनों पार्ट्स रहता है, उसमें एक हमेशा थोड़ा हाईलाइटेड होता है, एक हमेशा थोड़ा ज़्यादा एम्फोसाइज्ड होता है, और दूसरा पार्ट हमेशा थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। तो वन इज कॉल्ड डोमिनेटिंग, अनदर वन इज कॉल्ड डोमिनेटेड, ठीक है, या फिर रिप्रेस्ड, कैसे भी आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो डोमिनेटिंग पार्ट है वो क्या है, वो है ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अगली को हम लोग किस हिसाब से देखते हैं कि अगली इज समथिंग दैट इज नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अगली वो है जो खूबसूरत नहीं है। ये हो गया ट्रेडिशनल देखने का तरीका। लेकिन अगर हम लोग इसमें डिसेंटरिंग का कंसेप्ट अप्लाई करें, तब हम लोगों को पता चलेगा कि जो हमेशा से ट्रेडिशनल सेंटर यूज होता आया है, या इस अपोजिट बाइनरी अपोजिशन में हमेशा से जो डोमिनेटिंग फिगर रहता आया है, ब्यूटी, इसको अब मतलब डिस्टेबलाइज करने का वक्त आ गया है। क्यों? मान लीजिए किसी को कोई अगर बहुत खूबसूरत, अब मैं आपको एक रियल लाइफ उदाहरण देने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है, ये सबको समझ में आएगा। अब मान लीजिए कोई बेचारा हस्बैंड, ठीक है, उसका शादी हुआ है बहुत ही खूबसूरत, एकदम हूर का परी जैसा, ठीक है, मैं जानबूझ के बोल रहा था कि सबको समझ में आए, ठीक है, एकदम बहुत ही एकदम परी जैसा एक खूबसूरत लड़की के साथ उसका शादी हुआ, एकदम हस्बैंड बेचारा बहुत खुश हुआ, चलो भैया एकदम जन्नत मिल गया, ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल, वो अपना वाइफ को तब ब्यूटीफुल बोल सकता है, जाहिर सा बात है बोल सकता है, ब्यूटीफुल से ज़्यादा भी कुछ होगा वो भी बोल देगा। अब आप बताइए, ये जो ब्यूटी का कंसेप्ट है, ये किस वजह से वो अपना वाइफ को खूबसूरत क्यों बोल रहा है, या उसका वाइफ खूबसूरत है ये उसको क्यों लग रहा है। उसका दिमाग में जो सेंटर है, ब्यूटी अगर एक स्ट्रक्चर है तो उसका सेंटर क्या है, उसका दिमाग में कंसेप्ट क्या है कि शारीरिक सौंदर्य। अगर मैं मोटा मोटा बात बोलूँ यही ना, कि उसका शायद हो सकता है कि उसका बीवी का चेहरा बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है, उसका मतलब शारीरिक गठन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, उसका रंग शायद अच्छा होगा, ठीक है, या उसका बाल, उसका नाक, हर चीज़ बहुत अच्छा होगा, ठीक है, कि शारीरिक जो खूबसूरत एक्सटर्नल जो ब्यूटी, ठीक है ना, उस लिहाज से वो ब्यूटीफुल बोल रहा होगा। लेकिन मानिए अगर वो बीवी आ करके शादी कर लिया, आप दिन भर झगड़ा करता रहता है, एकदम हस्बैंड को दिन सुबह की चप्पल, रात में चप्पल, एकदम जूता छांटा मार करके एकदम एकदम परेशान कर देता है, ठीक है, किसी का कोई बात नहीं सुनता, ठीक है। तब आप बताइए, क्या तब भी उसको उसका बीवी उतना ही ब्यूटीफुल लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ब्यूटी का सिर्फ एक एस्टैब्लिश सेंटर नहीं है, सिर्फ बाहर का जो आपका स्किन ब्यूटी जिसको हम लोग बोलते हैं, या चमड़ा का खूबसूरत होना, या बाहरी खूबसूरती या सतही खूबसूरती, वही केवल मात्र ब्यूटी का कंसेप्ट नहीं है। जब हम लोग डीप डेल्व करते हैं तब हम लोग को समझ में आता है कि इसमें और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कि उसका नेचर कैसा है, कोई भी व्यक्ति उसका स्वभाव कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका माइंड सेट कैसा है, उसका बात करने का तरीका कैसा है, वो दूसरा आदमी को कैसे ट्रीट करता है, ये सब चीज़ों में भी उसका कुछ कुछ अच्छा ही रहना चाहिए। तब ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो सचमुच का ब्यूटीफुल होगा, है कि नहीं। इसी को हम लोग एक ऑपोजिट तरीके से मान लीजिए कोई अगली, ठीक है। अब अगली हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? कोई हस्बैंड का मान लीजिए ट्रेडिशनल पैरामीटर्स ऑफ ब्यूटी जिसका नहीं मैच करता, ठीक है ना, कि एकदम गोरा होगा, कि ये होगा। देखिए मैं यहाँ पे गोरा काला का तो बिल्कुल कोई बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल बिलीफ नहीं है, मैं सिर्फ एक ट्रेडिशनल जो चलते आया है, ठीक है, उसको वो मैं समझा रहा हूँ कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेडिशनल सेंटर क्या है, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता पर्सनली। तो
देखिए ब्यूटी तो अल्टीमेटली आदमी का देखने के ऊपर, नजरिए पे डिपेंड करता है ना। मेरे लिए जो ब्यूटीफुल हो जरूरी नहीं आपके लिए भी वो ब्यूटीफुल हो। और ये क्यों होता है, एक आदमी के लिए ब्यूटीफुल जो है दूसरा आदमी के लिए वो भी इक्वली ब्यूटीफुल क्यों नहीं होता? क्योंकि डिसेंटरिंग है। यही तो दरिदा दरिदा हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच में मतलब बिलीव करते हैं। देखिए जो जो चीज स्ट्रक्चरलिज्म का जो जो कंसेप्ट वो डिनाई कर रहे हैं या डिस्कार्ड कर रहे हैं ना, सारा वो दिखा रहे हैं दैट इज ऑल थियोरेटिकल कंसेप्ट, वो सिर्फ किताब कलम खाता कॉपी में लिखा हुआ है। रियल लाइफ में अगर आप उसको मतलब अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल तरीके से 100% टेस्टेड एंड ट्राइड नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो डिसेंटरिंग का कंसेप्ट लाए हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी आप एक फिक्स सेंटर लेके चल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज से डील करना होता है। दैट इज रियलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ में कभी भी आपका कोई फिक्स्ड चीज नहीं रहता। एवरी डे एवरी मोमेंट यू हैव टू डील विद मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो अगर आप पॉसिबिलिटी मल्टीपल पॉसिबिलिटी से डील कर रहे हैं और फिर उसको कन्वे करने के लिए आप एक फिक्स्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या फिक्स स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो क्लैश तो आएगा ही ना, दिक्कत तो होगा ही ना। ये है समस्या। अगली को भी आप एक इक्वली समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई हस्बैंड को कोई लड़का का एक शादी हुआ, ठीक है, थोड़ा सा जिसका डार्क कंप्लेक्शन का कोई लड़की है उससे, ठीक है। अब वो ट्रेडिशनल बिलीफ से अगर देखा जाए तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि नहीं ये तो अगली है, ये तो इसका बाहरी खूबसूरती तो उतना नहीं है जैसे मतलब खूबसूरत मतलब जो होता है, जो फीचर्स रहना जरूरी इसमें तो वो नहीं है, तब इसको हमें अगली मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो देखा कि उसका बेबी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, केयर करती है, उसका पूरा घर परिवार को भी संभाल के रख रही है, हर समय सपोर्ट करती है, तो धीरे धीरे उसका भी मन में लेकिन ये अगली को लेके जो है वो थोड़ा सा कम होगा, होना ही है। क्यों? क्योंकि अगली मतलब जो सेंटर हम लोगों का था कि बाहरी खूबसूरतियों का मिसिंग होना, वो हर चीज नहीं है। अगर आदमी का अंदरूनी चीजें, अगर उसका मन, उसका दिल, उसका सोच ये सब भी अच्छा है ना, तो वो भी ब्यूटी का एलिमेंट को ऐड करता है। तो ये हो गया आपका एक डिसेंटरिंग के कंसेप्ट की सबसे पहले तो एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ब्यूटीफुल और अगली या कोई भी शब्द में एक स्ट्रक्चर है, एक सेंटर है। वो सेंटर क्या है? सेंटर है सतह खूबसूरती, चमड़ा का खूबसूरती, ठीक है, रंग, ठीक है, या शारीरिक गठन, ठीक है, फेस कटिंग, ये सब एलिमेंट है जिसको खूबसूरती के साथ डायरेक्टली लिंक किया जाता है। ये है ट्रेडिशनल सेंटर, ये पहले मान लिया गया। फिर उस सेंटर को डिस्टर्ब किया गया, फिर उस सेंटर में पॉसिबिलिटीज लाया गया, फिर उस सेंटर में इन्फिनाइट प्ले लाया गया कि सच में जरा देखे तो ये क्या सच में सिर्फ सतह है चमड़ा का खूबसूरती में अटका हो, या इसमें मन भी है, इसमें दिल भी है, इसमें व्यवहार भी है। ये सब चीज अब इतना सारा एलिमेंट लाने का वजह से क्या हुआ कि जो सेंटर था वो डिस्टेबिलाइज हो गया, डिसबैलेंस हो गया, और वो अपना जगह से हट गया। या तो हट गया, नहीं तो पहले जैसा फंक्शनिंग उसका नहीं रहा, ठीक है। पहले जैसे वो एक एक अपना सिंगल हैंडेडली सतही खूबसूरती लेके फंक्शन करता था, अब उसमें कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड हो गए। तो दिस इज डिसेंटरिंग। फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज द सेंटर, देन यू डिस्टेबिलाइज द सेट पैटर्न। जो तरीके से, जो ट्रेडिशनल सोच से हम लोग उस सेंटर को सोचते आए हैं, उस सोच में बदलाव लाना, उस सेंटर में बदलाव लाना, सेंटर में डिस्टरबेंस क्रिएट करना, सेंटर में चेंज लाना, या कभी कभी अगर हो तो सेंटर को डिस्प्लेस भी टोटल कर देना। दिस इज कॉल्ड डिसेंटरिंग। यहीं से दरिदा का जो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब कंसेप्ट है ना, ये यहीं से सीधा सीधी लिंक है कि कोई भी स्ट्रक्चर का जो सेंटर है, सेंटर को पकड़ो, फिर उसका हमेशा से जो चलते आया है उसको या तो मतलब बदल दो, या उसमें कुछ ऐड करो, या उसमें कुछ चेंज लाओ, उसको थोड़ा मतलब तोड़ो, मतलब कैसे भी करके उसको सेम मत रखो। डू इट, चेंज इट बाय एनी वे पॉसिबल, चेंज इट, मे क्रिएट सम डिस्टर्बेंस, क्रिएट सम कैओस, ठीक है। फिर उस स्ट्रक्चर को तोड़ो, दैट इज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन। और वो इसका मेन ये क्या है? डीसेंटरिंग। समझ में आया? अब डेरिडा बात करते हैं कि जो मैंने आपको पहले बताया था ना वीडियो शुरू होने के पहले से, कि तीन थिंकर को वो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं या रेफर करते हैं, कि यही तीनों थिंकर का राइटिंग्स में या वर्क में डिसेंटरिंग का कंसेप्ट को लाया गया है ज़्यादा ज़्यादा करके, जिससे डेरिडा खुद इन्फ्लुएंस हुए हैं। उनमें से सबसे पहला और मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा एमिनेंट भी है, सबसे ज़्यादा आपके प्रोफिशिएंट भी है, फ्रीडरिक नीत्शे, ठीक है। नीत्शे एक फिलोसोफर है जिनको प्राइमरीली असिस्ट किया जाता है एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ, ठीक है। वो उन अपने वर्क के थ्रू उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रूथ या एब्सोल्यूट मीनिंग, यही ये एब्सोल्यूट ट्रूथ का आप समझ सकते हैं किसके साथ लिंक कर सकते हैं?
ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड, जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़ के आए कि ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड बोल के कुछ होता ही नहीं है, जो डरेडी ने थोड़ा देर पहले मतलब आपका प्रूफ कर दिया। तो वहीं एब्सोल्यूट ट्रूथ, इसका विरोधिता करते थे नीचे की एब्सोल्यूट ट्रूथ बोल के कुछ नहीं होता, परम सत्य बोल के कुछ नहीं होता, ट्रूथ बोल के ही एक्चुअली कुछ नहीं होता। ठीक है, ट्रूथ कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। किस चीज को आप सही मानेंगे और किस चीज को आप गलत मानेंगे वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका व्यू पॉइंट पे। देखिए ये सब कोई किस चीज को अटैक कर रही है, बाइनरी ऑपोजिशन को अटैक कर रही है, एक फिक्स्ड सेंटर को अटैक कर रहे हैं कि अगर मैंने दिमाग में एक केंद्रीय सोच मैंने लेकर कि पहले ही से ही मैं एक सोच लेकर बैठा हूं, तब तो मैं बाकी जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखूंगा ही नहीं। अगर मैं बाकी पॉसिबिलिटीज को देखूंगा ही नहीं तो मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकता हूं कि मैं जो सच मान रहा हूं वही असली में सच है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं फिर से आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। रॉबिन हुड का बात तो सुने होंगे, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अमीरों को लूट करके, ठीक है, गरीबों में वो पिलाता था। कैसा अमीरों को लूटता था कि जो करप्ट अमीर लोग हैं, ठीक है, जो गलत तरीके से अपना पैसा एक्वायर करके गरीबों का हक छीन करके मार करके पैसा अपना बढ़ाए है गलत तरीके से, उन्हीं को लूट करके वो गरीबों में पैसा वापस देता था। अब आप बताइए इस कंसेप्ट को अगर आप सोचे और इसमें सही और गलत का पैमाना लेके आप विचार करने बैठे तो आप क्या इसको पूरा पूरी सही या पूरा पूरी गलत बता सकते हैं? या अगर बता भी सके तो क्या वो जस्टिफाइड होगा? अगर मान लीजिए आप इसको गलत ठहराए कि नहीं, जो भी हो कारण जो भी हो आप गलत तरीके का इस्तेमाल क्यों करोगे? ठीक है, अगर गरीबों को, मतलब मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ, पॉसिबल लॉजिक दे रहा हूँ कि गरीबों को लूट करके, मतलब जो अमीर आदमी अमीर और अमीर हुए हैं वो लोग जैसा गलत तरीका यूज कर रहे हैं, तो आप भी तो अमीरों को लूट करके आप भी तो लूट ही रहे हो, आप भी तो एक गलत ही तरीका यूज कर रहे हो, तो आप तब इसको मैं पूरा पूरी सही कैसे बोलूं? ये लॉजिक है। इस लॉजिक से अगर आप इसको गलत ठहराए, ठीक है, तो फिर एक और भी लॉजिक रहेगा कि लेकिन अल्टीमेटली उसने जो काम किया है वो तो अच्छा किया है ना, तब इसको पूरा गलत कैसे बोला जाए? अब आप उसको पूरा सही भी नहीं बोल सकते। अगर उसके इम्पैक्ट के लिहाज से इसको सही बोलेंगे, नहीं भाई अल्टीमेटली तो वो काम तो अच्छा ही किया ना, वो गरीब का मदद कर रहा है, गरीब से मतलब उल्टा सीधा हरकत से जो पैसा छीन ले गया, उनका हक का पैसा जो छीन लिया गया उसी को वो वापस दे रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? लेकिन फिर एक लॉजिक आ जाएगा, वही लॉजिक वापस आ जाएगा कि वो जो उपाय अवलंबन कर रहा है, जो उपाय जो काम वो कर रहा है वो तो गलत काम कर रहा है ना, गलत उसका तरीका गलत है, भले ही उसका उद्देश्य अच्छा हो लेकिन तरीका गलत है। तो ये जो सही और गलत का पैमाना है ना, जो ट्रूथ एंड फॉल्स का पैमाना, जो मतलब बीच में जो दरमियान इसका जो बाउंड्री है, ये बहुत थिन है। ठीक है, ये कंप्लीटली आपका व्यू पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, और कोई भी चीज को आप कंप्लीटली ट्रू या कंप्लीटली फॉल्स करार कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हर चीज में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहता है, कोई भी चीज एकदम गारंटेड ट्रूथ या गारंटेड फॉल्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहीं को फ्रेडरिक नीचे बताता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ बोल के कुछ होता नहीं, यहां तक कि वो डेथ ऑफ गॉड भी बताते हैं कि गॉड बोल करके भी कुछ नहीं होता। गॉड क्या है? गॉड सिर्फ इंसानों का एक सोच है, ठीक है, इंसानों का एक डिजायर है। ठीक है, क्योंकि हमेशा से इंसान का डिजायर क्या है, या फिलोसॉफी का डिजायर क्या है कि एक सेंटर ढूंढना, एक फिक्स्ड सेंटर ढूंढना। तो गॉड को बोलो कि एक फिक्स सेंटर रूप से कल्पना कर लिए है, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता गॉड असल में है भी या नहीं। ठीक है, यही नीचे बता रहे थे गॉड असल में कुछ है ही नहीं, दिस इज जस्ट अ डिजायर, जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमन डिजायर। ठीक है, जैसे उनका ये थियोरी होता है डेथ ऑफ गॉड। फिर उनका एक वर्क है द विल टू पावर। ठीक है, द विल टू पावर ये उनका लिखा हुआ एक वर्क है। इसी में उन्होंने ये बाइनरी अपोजिशन को मतलब अनमास्क किया। जैसे मैंने बताया कि कोई चीज को कंप्लीटली ट्रूथ या को कंप्लीट फॉल्स बोला ही नहीं जा सकता, वहीं बाइनरी अपोजिशन को उन्होंने डिस्कार्ड किया है। उन्होंने क्या दिखाया है कि अनसर्टेनिटी को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, लाइफ कभी भी आपके लिए फिक्स्ड नहीं होता, लाइफ कभी भी आपके लिए सॉर्टेड नहीं होता, लाइफ में हमेशा हर पहलू में आपको अनसर्टेनिटी दिखेगा। नॉट अ सिंगल परसेंट ऑफ लाइफ इज कंप्लीटली सर्टेन। ठीक है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ ना कुछ अनिश्चितताएं मिलेगी ही। तो इसीलिए हम लोग जब लाइफ ही अनिश्चितताओं से भरा है तो लाइफ को इंटरप्रेट करने का तरीका क्यों निश्चितताओं का गारंटी देगा? ठीक है, जब लाइफ खुद ही अनसर्टेन है तो हम लोग उसको लाइफ को कन्वे करने के लिए, लाइफ में मतलब काम करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो लैंग्वेज में भी तो अनसर्टेनिटी रहना चाहिए ना, तभी तो सही सही रिप्रेजेंटेशन होगा। लाइफ भी अनसर्टेन, लैंग्वेज भी अनसर्टेन। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज सर्टेन हो जा रहा और लाइफ अनसर्टेन हो जा रहा, तो कैसे सही सही मतलब कम्युनिकेशन होगा? ये है नीट्जे का कहना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत ही फेमस आपके न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये
इनको कहा जाता है द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ह्यूमन माइंड जो होता है ना, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता है, वो कोई यूनाइटेड चीज नहीं है, दैट इज द फ्रैगमेंटेड। उनको ये थियरी या उनका ये कंसेप्ट बहुत फेमस है, फ्रैगमेंटेड सेल्फ का नाम है। सेल्फ यानी आदमी खुद। ठीक है, तो आदमी का अंदर का जो अवेयरनेस है या जो कॉन्शियसनेस है ना, आदमी जो सोच सकता है, सोचने का काबिलियत या उसका बुद्धि या अपने अंदर का उसका जो भी अवेयरनेस है, वो पार्ट पार्ट में बटा हुआ है, वो कोई एक कंप्लीट चीज नहीं है, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेड सेल्फ। और कॉन्शियसनेस को उन्होंने, ह्यूमन माइंड को उन्होंने तीन स्ट्रक्चर में बांटा है, एक है इड, एक है ईगो, एक है सुपर ईगो। ठीक है, और उन्होंने बताया है कि इस ये तीनों जो लेवल है ना, तीनों लेवल में इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इड ईगो को दबाता है, ईगो फिर इड को मतलब इन्फ्लुएंस करता है, सुपर ईगो और इड में चलता रहता है। मतलब तीनों लेवल में आपस में क्या होता है ना, एक दूसरे को दबाता है, दूसरा दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसे चलता रहता है, इंटरनल टेंशन, इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलते रहता है। ओके, और उन्होंने जो एक बहुत बड़ा बात बताया, दैट इज द पावर ऑफ अनकॉन्शियस। ह्यूमन माइंड जो पहले माना जाता था कि ह्यूमन माइंड या ह्यूमन अवेयरनेस एक ही सिंगल कंसेप्ट है, एक ही सिंगल ट्रूथ है, और आदमी को जितना भी जानना है, मतलब आदमी को जितना भी नॉलेज मिलता है, आदमी का साथ जो कुछ भी होता है, वो उसका कॉन्शियसनेस ही पूरा कंट्रोल करता है, कॉन्शियसनेस के बाहर कुछ दूसरा है ही नहीं। लेकिन फ्रॉइड ने दिखाया कि अनकॉन्शियस जो एक पार्ट होता है ह्यूमन अवेयरनेस का, ठीक है, उसमें लेकिन बहुत पावर होता है, उसी से ड्रीम्स आता है, उसी में रिप्रेस्ड डिजायर्स रहते हैं। ठीक है, आपका वो डिजायर्स जो आप बाहर नहीं निकाल पाते हो, दबा के रख देते हो, वो डिजायर्स रहता है, उसमें मेमोरी रहता है, उसमें थॉट रहता है। तो अनकॉन्शियसनेस का एक बहुत बड़ा रोल है, और ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन एक्टिविटी को जितना ना कॉन्शियस कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा उससे अनकॉन्शियस का प्रभाव उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रहता है। ये फ्रॉइड ने बताया। तो उन्होंने भी अपना इस थॉट के जरिए इस मिथ को तोड़ा या इस बिलीफ को तोड़ा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस एक सिंगल मोस्ट थिंग है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं, वो सेल्फ कंप्लीट है, और उसका बस एक ही सेंटर है, दैट इज माइंड। इस मतलब मिथ को, इस धारणा को उन्होंने तोड़ा। तो ये भी एक तरीके का डिसेंटरिंग ही हुआ ना। अब जो लास्ट थिंकर है, दैट इज मार्टिन हेडेगर। मार्टिन हेडेगर आपका एक जर्मन फिलोसोफर है। इनका एक बहुत फेमस आपका कंसेप्ट है डिस्ट्रक्टन। देखिए मैंने लिखा भी है, और ये भी मैंने स्पेलिंग गलत नहीं लिखा है, ऐसा ही स्पेलिंग है इसका ओरिजिनल। ठीक है, ये हाइडेगर के ही दिया हुआ है, डिस्ट्रक्टन। तो डिस्ट्रक्टन का मतलब क्या है कि जो भी मेटाफिजिकल टर्म्स है ना, मेटाफिजिकल यानी फिलोसॉफिकल या रिलीजियस, ठीक है, मतलब रियल मटेरियल वर्ल्ड से बाहर जाके जो भी है, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, जो भी आप इसको कह लें, उस हिसाब से फिलोसॉफिकल जो टर्म्स है या जो कंसेप्ट्स है, उसको तोड़ना, उसको रीशेप करना। ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल जो आइडियाज हैं, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, तो ये सब को उन्होंने रीडिफाइन किया। उन्होंने बोला कि जैसे हम लोग इसको समझते हैं, माइंड को हमेशा जो समझते हैं, बॉडी का मतलब जो समझते हैं, सोल का मतलब जो समझते हैं, जो हम लोग को समझाया गया है सदियों से, उसके बाहर भी इसका कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो ही इंसिस्टेड टू रीशेप दोज मीनिंग्स, टू ब्रेक द स्ट्रक्चर एंड टू रिक्रिएट अ न्यू स्ट्रक्चर। इसी को डिस्ट्रक्टन बोला गया है। फिर उनका एक दूसरा कंसेप्ट है इरेजर। अब इरेजर क्या होता है, मतलब कोई भी वर्ड को उसका जो प्रेजेंट सिग्निफिकेंस है या उसका जो ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस है, चलते आया जो मीनिंग है, उसको लिमिट कर देना। ठीक है, क्यों उसको लिमिट कर देना? क्योंकि वही मीनिंग अगर हम लोग हमेशा से लेके चलेंगे, तो जो ये मतलब टाइम के साथ साथ जो आदमी का माइंड में जो चेंज होता है, सोसाइटी में जो चेंज होता है, ठीक है, फिर इंटरप्रिटेशन में जो चेंज होता है, वो कभी भी मीनिंग में हम लोगों को पता नहीं चलेगा। अगर मीनिंग में हम लोग वही सदियों से पुराने एकदम बाबा आदम के जमाने का मीनिंग को ही हम लोग पकड़ के रखे, तो अगर उस मीनिंग को हम लोग चेंज करेंगे, तभी ना जो एक्चुअल मतलब टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है या मेंटालिटी में जो चेंज हो रहा है, वो भी उसमें सही सही रिफ्लेक्ट करेगा, जो पॉसिबल जितना मीनिंग्स है वो भी उसमें आएगा। तो इसी को कहते हैं कि इरेजर, कि कोई वर्ड को आप रखो, वर्ड को आप डिलीट मत करो, लेकिन वर्ड को आप इरेज कर दो, यानी वर्ड का जो ट्रेडिशनल मीनिंग है उसको आप इरेज कर दो, और वो ट्रेडिशनल मीनिंग को या फिक्स्ड मीनिंग को इरेज करके उसमें ढेर सारा पॉसिबल मीनिंग लाने का जगह क्रिएट कर दो, दैट इज कॉल्ड इरेजर। ठीक है, और फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, तो मैंने पहले ही बोला कि मेटाफिजिकल जितना भी कंसेप्ट है उसका
मतलब डिस्ट्रक्शन करो, उसको डिस्ट्रॉय करो, एक नया मीनिंग उसका निकालो, नया कंसेप्ट निकालो। तो ये तीन मेनली जो है नीत्शे, फ्रॉयड और हेडगर, ये तीनों का काम में जो डिसेंटरिंग है ये काफ़ी दिखा है और इसी से डेरिडा इंस्पायर्ड हुए हैं। ठीक है, अब डेरिडा जो बात करते हैं, ये तीनों ही क्रिटिक ने या तीनों ही थिंकर ने अपने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर या सेंटर को थोड़ा मतलब डिस्ट्रॉय करने का कोशिश तो किया है, डिसेंटरिंग का कोशिश तो किया है, लेकिन एक जो गलती ये तीनों ने किया है या एक जो लिमिटेशन ये तीनों का ही वर्क में है, वो है इन्होंने एक कोई नया टर्मिनोलॉजी या कोई नया वर्ड या कोई नया साइन नहीं ये लोग दे पाए। इसीलिए देखिए मैंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ मेटाफिजिक्स वर्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेटाफिजिक्स। तो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने मेटाफिजिक्स का हिस्ट्री को मतलब जो जिस तरीके से फिलोसॉफी चलते आया है, जिस तरीके से ट्रेडिशनल मीनिंग चलते आया है, उसको उन्होंने तोड़ने का कोशिश किया है। लेकिन उसको तोड़ करके जो चीज़ वो लोगों ने बनाया है वो खुद एक दूसरा इतिहास बन गया है कि कैसे मेटाफिजिक्स को तोड़ा गया। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स का पहला इतिहास, इसको तोड़ करके वो लोग दूसरा इतिहास रच दिए, किस चीज का, मेटाफिजिक्स को तोड़ने का। अब ये लोग क्यों कुछ और नहीं कर पाए, क्यों ये लोग कोई एकदम ऑल टुगेदर नया मतलब कंसेप्ट क्यों नहीं ला पाए, बिकॉज दे हैव द सेम लैंग्वेज। ठीक है ना, देखिए माइंड, मैटर, बॉडी, ये सब जो लैंग्वेज से बिलोंग करता है, अब नीट्शे ने चाहे उसको क्रिटिसाइज किया हो या फ्रॉयड ने क्रिटिसाइज किया हो या हाइडेगर ने क्रिटिसाइज किया हो, तो क्रिटिसाइज करने में भी तो उन्होंने वही सब लैंग्वेज वही सब वर्ड का इस्तेमाल किया ना, किया कि नहीं। जैसे स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर के बारे में मैं जो इतना सारा बात बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर, सेंटर, इस ये सही नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें बार बार इसको मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए भी मैं वही सेम लैंग्वेज का ही मैं सहारा ले रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास और कोई लैंग्वेज है ही नहीं, मेरे पास सेम लैंग्वेज है। तो अगर एक लैंग्वेज को मुझे क्रिटिसाइज करना है, एक लैंग्वेज का कोई कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करना है, तो क्रिटिसिज्म करने के लिए भी मुझे वही लैंग्वेज का पास आना पड़ रहा। तो यही एक छोटा सा फ्लॉ रह गया है डेरिडा के अनुसार। ठीक है, इसीलिए इसी से एक कंसेप्ट उठ के आता है मेटा लैंग्वेज। ये हालांकि रोलां बर्थ का कंसेप्ट है। रोलां बर्थ भी आपका एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, हालांकि वो स्ट्रक्चरलिज्म में भी काफ़ी फेमस थे, बाद में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में स्विच कर लिया है। रोलां बर्थ उनका एक बहुत फेमस थियोरी है डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, कि कोई बुक या कोई भी चीज़ का जो ऑथर है, पहले सोचा जाता था कि कोई किताब या कोई पोएम या कोई पीस ऑफ टेक्स्ट, उसका मीनिंग क्या है वो ऑथर डिसाइड करते हैं, ऑथर जो सोच करके लिखते हैं वही उसका एकमात्र मीनिंग है। लेकिन रोलां बर्थ ने बताया ऐसा कोई बात नहीं, एक टेक्स्ट को आप मल्टीपल तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन रीडर। ठीक है, एक ही पोएम को अगर 4 रीडर पढ़ेंगे तो 4 अलग अलग मीनिंग निकल के आएगा, एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वली ट्रू। तो इसी को कहा जाता है डेथ ऑफ द ऑथर एंड बर्थ ऑफ द रीडर। तो इसी थ्योरी के लिए फेमस है रोलां बर्थ। तो उन्होंने भी एक मतलब कंसेप्ट दिया था मेटा लैंग्वेज। मेटा लैंग्वेज क्या है कि अ लैंग्वेज विच क्रिटिक्स अबाउट द ट्रेडिशनल लैंग्वेज। ठीक है, हमेशा से चलते आया फ्लॉ वाला लैंग्वेज के लिए, बायस वाला लैंग्वेज के लिए, स्ट्रक्चर्ड वाला लैंग्वेज के लिए, या लिमिटेड कैपेसिटी वाला लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करने के लिए उसका एक ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज, जिसको कहा जाता है मेटा लैंग्वेज। तो एक छोटा सा बात डेरिडा ने पॉइंट आउट किया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो मेजर थिंग है, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ द सिग्निफायर सिग्निफाइड डिफरेंस। डेरिडा ने जो आपका डिफरेंस का कंसेप्ट दिया था उसी में उन्होंने ये चीज़ भी थोड़ा पॉइंट आउट कर लिया है कि जो सिग्निफाइड और सिग्निफायर के बीच में जो अंतर है ना, उसको कैसे मिटाया जाए। ठीक है, क्योंकि एक सिग्निफायर तो कभी एक फिक्स्ड सिग्निफायर तक लेके जाता नहीं, और हम लोग का जो हमेशा का सोच है कि सिग्निफायर को एक सिग्निफाइड से जोड़ दो, ठीक है, और उसी से हम लोग को मीनिंग मिल जाएगा। तो अब हम लोग को ये तो पता चल गया कि ये जो ट्रेडिशनल तरीका है ये काम नहीं कर रहा और इसमें हम लोग को लिमिटेड नॉलेज मिल रहा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि तब कौन सा तरीका अपनाएं, है ना, ये तरीका तो काम नहीं कर रहा, कौन सा तरीका अपनाएं, कैसे हम लोग ये जो मतलब प्रॉब्लम है इसको इरेज करें। तो 2 तरीका डेरिडा ने बताया है। एक है कि सिग्निफाइड को क्या कर दो, सिग्निफायर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दो। पहले क्या था कि सिग्निफायर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। जैसे मैंने बताया कि रोज़, ROSE, जैसे ही आपका कान में ये रोज़ शब्द आया है, जैसे ही आपने ROSE रोज़ पढ़ा, संगे संग इमीडिएटली आपका दिमाग में क्या सिग्निफाइड आ गया, गुलाब का फूल। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान किस पे देना है, सिर्फ ध्यान इस पे देना है कि आपका कान में क्या आवाज़ आ रहा है या आप अपना आंखों से क्या अक्षर देख रहे हैं। आप पूरा ध्यान या आप पूरा फोकस किस में देते हैं, सिग्निफायर में देते हैं।
और सिग्निफाइड तो आपको पता है कि सिग्निफायर पता चल गया, बस फिर तो पता है कि ये सिग्निफायर के साथ कौन सा सिग्निफायर रिलेटेड है, बस उसको याद कर लेंगे, है ना, या वो ऑटोमेटिकली दिमाग में चलाएगा। तो सिग्निफायर को ज्यादा ओवर एम्फेसाइज किया जाता है। लेकिन डेरिडा बोल रहे काम करो, सिग्निफाइड को अब ये उल्टा कर दो। देखिए ये भी एक तरीके का डिसेंटरिंग हुआ ना। ट्रेडिशनल सेंटर क्या था कि सिग्निफायर, ठीक है। अब डेरिडा क्या कर रहे हैं, उसको उल्टा कर दे रहे हैं, उसको इन्वर्स कर दे रहे हैं, उसको सबवर्ट कर दे रहे हैं। सिग्निफायर की जगह वो महत्व में किसको बिठा रहे हैं, सिग्निफाइड को। तो ये भी एक तरीके का डिसेंटरिंग हुआ कि सेंटर को डिस्टर्ब कर देना, उसको स्ट्रक्चर को, हायरार्की को चेंज कर देना, ठीक है ना। ये मीनिंग पे ध्यान दो। अब सिर्फ तुम जैसे ही ROSE रोज पढ़े या रोज शब्द कान में सुनाई दिया तो संगे संग गुलाब का फूल के बारे में मत सोचो। पहले तुम ध्यान दो कि उस रोज वर्ड का, उस रोज सिग्निफायर का आसपास क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। ये सब बात को समझो, फिर सोचो कि क्या क्या इसका पॉसिबल मीनिंग्स हो सकता है। कोई फिक्स्ड, कोई ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड मत खोजो, क्योंकि एब्सोल्यूट मीनिंग बोल के कुछ होता ही नहीं है। पॉसिबिलिटीज ढूंढो, तब थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बेटर वैल्यू, थोड़ा बेटर मीनिंग तुमको मिलेगा। ये डेटा बोल रहे कि सिग्निफाइड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो सिग्निफायर से। हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अनएंडिंग चेन ऑफ सिग्निफायर्स की कभी मीनिंग तुमको मिलेगा ही नहीं, सिर्फ एक सिग्निफायर से दूसरा सिग्निफायर तक तुम भटकते रहो। ऐसे करके दिस इज कॉल्ड an unending search for meaning, an unending quest for meaning। कि मीनिंग को आप ढूंढते ही जाओगे, ढूंढते ही जाओगे, ढूंढते ही जाओगे, लेकिन एक्चुअल मीनिंग आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ओके, एक्चुअल सिग्निफाइड या एक्चुअल ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड आपको कभी मिलेगा ही नहीं। आपको क्या मिलेगा, एक सिग्निफायर से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, बस आप भटकते जाओ, भटकते जाओ, भटकते जाओ। तो ये है दो तरीका। ओके, अब हम लोग फिर एक छोटा सा आइडिया है कि रिडक्शन ऑफ साइन बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग बाइनरी। इसका मतलब है कुछ कुछ बाइनरी ऑपोजिशन क्या होता है ना, उसमें डबल बाइनरीज रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बताऊं कि हीरो एंड विलेन, ठीक है ना, तो हीरो और विलेन ये दोनों बाइनरी ऑपोजिशन है। अब इसको समझने के लिए कि हीरो हीरो कौन है या विलेन कौन है, अच्छा हीरो और विलेन ये दोनों में ज्यादा मतलब हम लोग हाईलाइटेड या ज्यादा डोमिनेटिंग किसको बिठाते हैं, हीरो को, क्योंकि वो हम लोग का दिमाग में ज्यादा फिट है। और विलेन हम लोग किसको बोलते हैं, विलेन इज समवन हु इज नॉट अ हीरो, ठीक है। तो हीरो को डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर विलेन का मतलब समझ में आता है। लेकिन आप एक बात सोचिए, हीरो का जो हम लोग का आइडिया है, हीरो का आइडिया समझने के लिए भी आपको पहले एक दूसरा बाइनरी में जाना पड़ेगा। वो बाइनरी क्या है, मोरल इमोरल, या फिर गुड बैड, ठीक है ना। जब तक आप अच्छा और बुरा नहीं समझते, जब तक आप मॉरल और इमोरल नहीं समझते, तब तक आप एक हीरो को नहीं समझ सकेंगे। एक हीरो क्या है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि गुड और बैड क्या है। तो ये उन्होंने बताया है, ये डेरिडा ने बताया कि कोई कोई डबल बाइनरीज या ट्रिपल बाइनरीज भी काम करते हैं कभी कभी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एथनोलॉजी में, ठीक है। एथनोलॉजी एक ऐसा आपका यूरोपियन साइंस है जो डिफरेंट डिफरेंट रेस को लेकर के, रेस मतलब वो दौड़ने भागे वाला, वो चम्मच वाला रेस मत समझ लीजिए, रेस मतलब यहाँ मतलब जाति, ठीक है। एक आपका जैसा एशियन हो गया, ठीक है, फिर एक आपका लैटिनो हो गया, ठीक है, हिस्पैनिक हो गया, अमेरिकन हो गया, ठीक है, अफ्रीकन हो गया। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट रेस या डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी है, उसको लेकर के एक अब एंथ्रोपोलॉजिकल या एक सोशल स्टडी करना, उसी को बोला जाता है एथनोलॉजी। कौन जाति कहाँ से आया, उसका मतलब इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है, धीरे धीरे वो चेंज कैसे हुआ, बाकी जाति के साथ वो कैसे मतलब घुल मिल गया है, आज उसका क्या हालत है, इसी का स्टडी को बोला जाता है एथनोलॉजी। अब एथनोलॉजी को डेरिडा बताते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है डिसेंटरिंग का, ठीक है। डिसेंटरिंग के एग्जाम्पल एथनोलॉजी क्यों है, क्योंकि पहले माना जाता था, मतलब ये डिसेंटरिंग वाला कंसेप्ट ये आपका हेडिगर फिर फ्रॉड ये सब लोग आने से पहले माना जाता था कि जितना भी दुनिया में रेस है ना, ठीक है, जितना भी जात है, जितना भी तरीके का अलग अलग रेसेस है, उनका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर है यूरोप, ठीक है। हर जो जाति है उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, उसका क्रिएशन कहाँ से हुआ है, ह्यूमैनिटी का शुरुआत कहाँ से हुआ है, यूरोप से हुआ है। ये पहले चिंताधारा था, इसीलिए इसको कहा जाता है यूरोसेंट्रिज्म, क्योंकि सेंटर में कौन है, यूरोप। अब जैसे ही एथनोलॉजी आया, एथनोलॉजी क्या उसने क्या फाइंड करना शुरू किया कि नहीं, सिर्फ यूरोप से पूरा जाति का उद्भव नहीं, और यूरोप का बाहर भी डिफरेंट डिफरेंट मानव जाति रहते थे, उनसे भी डिफरेंट डिफरेंट रेस क्रिएट हुआ है। तो जैसे उसने ये स्टडी करना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया, डीसेंटरिंग हो गया, क्योंकि पहले वो सेंटर को आइडेंटिफाई किया कि हाँ
पूरा मानव जाति का मतलब हम लोग को वैल्यू डिराइव करने के लिए एक कोई ओरिजिन पॉइंट में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर वो यूरोप को वो ओरिजिनल सिंगल ओरिजिनल पॉइंट मानने से इनकार कर देगी। नहीं भैया, यूरोप एकमात्र ओरिजिनल पॉइंट नहीं, यूरोप के बाहर अफ्रीका से भी आया है, एशिया से भी आया है ना। तो ये हो गया डीसेंटरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि इसमें लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, जो मेटा लैंग्वेज कंसेप्ट मैंने थोड़ा देर पहले यूज किया। कि देखिए, एथनोलॉजी का जो भी स्पेशलिस्ट है वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट रेस, कैसे सोसाइल स्ट्रक्चर, ठीक है, रिचुअल्स, ये सब आया, ये सब इवॉल्व हुआ, कैसे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हुआ। लेकिन वो लोग को यूज क्या करना पड़ रहा, यूज वही घिसा पिटा पुराना स्ट्रक्चरल डिस्कोर्स यूज करना पड़ रहा है। सोसाइटी, स्ट्रक्चर, ठीक है ना, रेस, हाँ, आइडेंटिटी, रिचुअल, मिथ, ये सब वहीं सदियों से चलता आया वर्ड, वहीं सदियों से चलते आया लैंग्वेज, वहीं सदियों से चलता आया कॉन्सेप्ट यूज करके इनको वही कंसेप्ट का मीनिंग ब्रेक करना पड़ रहा है। ये तो वैसा ही बात हो गया ना कि जैसे मुझे कोई सांप को मारना है, लेकिन वही सांप का खुद का ही जहर से उसको मारना है, बात ऐसा हो गया। ठीक है, कि मुझे सोसाइटी को ही क्रिटिसाइज करना है, लेकिन सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो सब वर्ड मेरे हाथ में है, बस वही सब वर्ड का जरिया, वही सब कंसेप्ट का जरिया ही मुझे नया मीनिंग बिठाना है। तो ये भी काफ़ी स्ट्रगल वाला बात है। तो टेक्नोलॉजी से वो ये सब समझाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या आता है, अब नेक्स्ट में आता है कि क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। ठीक है, अब ये क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कौन है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी यानी इंसानों का डिफरेंट डिफरेंट इवोल्यूशन लेके डिस्कस किया, जो साइंस ह्यूमन को स्टडी करता है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमन हिस्ट्री को, ठीक है, कि उनके डिफरेंट ह्यूमन रेस कहाँ से आया, ठीक है, या फिर आपका ह्यूमंस कैसे डिफरेंट डिफरेंट जगह में पहले बसते थे, फिर उनका सोसाइटी कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे डिफरेंट रेस या डिफरेंट ब्लड के ह्यूमन एक साथ आए, ठीक है, मिक्स हुए, आगे कैसे उनका रिप्रोडक्शन बढ़ा, कैसे जीन्स चला, वो सब एंथ्रोपोलॉजी में आ जाता है। अब बात है कि तब हम लोग अचानक से एंथ्रोपोलॉजी में क्यों आ गए और क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस में क्यों आ गए, क्योंकि डेरिडा ने क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का कुछ कुछ कंसेप्ट लेके यहाँ पे डिस्कस किया है। अपना स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले में उन्होंने कुछ कंसेप्ट्स उठाया है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस से और उसको लेके डिस्कस किया है। ठीक है, कि देखो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने क्या क्या बताया क्या है, मैं इसमें क्या क्या चीज़ मानता हूँ और मैं क्या क्या चीज़ इसमें से नहीं मानता हूँ, और इसमें डिसेंटरिंग कैसे हुआ, ये उनको बताने का उद्देश्य है, उनका रीडर का उद्देश्य में। ठीक है, तो द एलिमेंटरी स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये एलिमेंटरी स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप एक किताब है जो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने लिखा है, 1949 में ये पब्लिश हुआ था। और इसमें है ना 3 कंसेप्ट लेवी-स्ट्रॉस ने दिया है, एक है नेचर, एक है कल्चर और एक है स्कैंडल। अब ये तीनों एग्जाम्पल्स को किस तरीके से डेरिडा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसमें डिसेंटरिंग कैसे हुआ है और बाइनरी ऑपोजिशन कैसे इसमें डिस्टेबलाइज्ड हो गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो उसका लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और प्लेलिस्ट का मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, ठीक है, आई बटन में भी दे दिया है और एंड स्क्रीन में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, आप चैनल का पेज में भी जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें आपको सारा पार्ट डेरिडा का मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए ऐसा ही और भी अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोज़ आर कमिंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।